क्या आपने कभी सोचा है कि जर्मनी, जो अमेरिका का पुराना साथी माना जाता था, अब अचानक चीन की ओर क्यों बढ़ गया है? 2025 की शुरुआत में जर्मनी ने अमेरिका से नाता तोड़ते हुए चीन के साथ अपने रिश्ते को और गहरा कर लिया। अरबों डॉलर के ट्रेड समझौते, नई फैक्ट्रियां और यहां तक कि चीन के पैसों से बनाए जा रहे पोर्ट, ये सब कुछ अचानक होने लगा और अमेरिका बस देखता रह गया। इसी बीच कनाडा के मैनिटोबा प्रांत ने एक चौंकाने वाला ऐलान कर दिया। अब वह अमेरिका को बिजली नहीं बेचेंगे। 500 मेगावाट की डील कैंसिल कर दी गई और अब वही बिजली कनाडा के बाकी हिस्सों को भेजी जाएगी। और फिर आया सबसे बड़ा झटका। जर्मनी की सबसे बड़ी ऊर्जा कंपनी RWE ने अमेरिका में अपने सभी ऑफशोर विंड प्रोजेक्ट्स पर ब्रेक लगा दिया। एक समय था जब अमेरिका खुद को क्लाइमेट लीडर कहता था, पेरिस एग्रीमेंट को दोबारा ज्वाइन करने का संदेश देता था और रिन्यूएबल एनर्जी में निवेश करने वालों को सब्सिडी देने की बात करता था। लेकिन अब तस्वीर पूरी तरह बदल गई है। जर्मनी की ऊर्जा कंपनी RWE, जो दुनिया की सबसे बड़ी क्लीन एनर्जी कंपनियों में से एक है, ने अमेरिका के अटलांटिक कोस्ट पर चल रहे अपने विंड प्रोजेक्ट को बीच में ही रोक दिया। कंपनी ने एक ईमेल में कहा कि अब वह अमेरिका में ग्रीन एनर्जी पर आगे नहीं बढ़ेगी। वजह? अमेरिका का राजनीतिक माहौल अब इतना अस्थिर हो गया है कि लंबी अवधि की योजना बनाना लगभग नामुमकिन हो गया है। हर चुनाव के बाद सरकार की नीतियां बदल जाती हैं, टैरिफ बढ़ा दिए जाते हैं, सब्सिडी हटा दी जाती है और प्रोजेक्ट्स को बंद करने के आदेश आ जाते हैं। RWE के CEO मार्कस क्रेबर ने कहा, अमेरिका में संभावनाएं बहुत बड़ी हैं, लेकिन हम तब तक नया निवेश नहीं करेंगे जब तक यहां का माहौल स्थिर और भरोसेमंद नहीं हो जाता। यही RWE है जो कभी सिर्फ कोयले से बिजली बनाती थी और यूरोप की सबसे ज्यादा प्रदूषण फैलाने वाली कंपनियों में गिनी जाती थी। लेकिन अब इसने 2030 तक 50 गीगावाट ग्रीन एनर्जी का लक्ष्य रखा है और अमेरिका, ब्रिटेन, स्पेन, पोलैंड जैसे देशों में अरबों डॉलर का निवेश कर चुकी है। सिर्फ अमेरिका में ही RWE की कुल एनर्जी कैपेसिटी का लगभग आधा हिस्सा था, लेकिन अब यह सब धीरे धीरे बंद हो रहा है। और RWE ही नहीं, नॉर्वे की इक्विनर कंपनी ने भी अपने एम्पायर विंड प्रोजेक्ट को बीच में रोक दिया, जिसमें $2 बिलियन से अधिक का निवेश हो चुका था और 1500 से ज्यादा लोग काम कर रहे थे। इस प्रोजेक्ट के रुकते ही न्यूयॉर्क के अधिकारियों में नाराजगी देखने को मिली। SIF नाम की डच कंपनी के शेयर 7% गिर गए और डेनमार्क की वेस्टास, जो इन प्रोजेक्ट्स को टरबाइन सप्लाई कर रही थी, अब पूरी तरह शांत है। तो इससे क्या संदेश जाता है? ये बिल्कुल साफ है। अमेरिका की राजनीति अब ग्लोबल कंपनियों को डरा रही है और जब डर बढ़ता है तो नुकसान सिर्फ निवेश का नहीं होता। फैक्ट्रियां बंद होती हैं, टेक्नोलॉजी धीमी पड़ती है, नौकरियां जाती हैं, इनोवेशन रुक जाता है और पूरी सप्लाई चेन खतरे में आ जाती है। कंपनियां अब लॉन्ग टर्म पॉलिसी नहीं देख पा रही, सिर्फ चुनावी बदलावों और टैरिफ के डर से उन्हें अपने प्रोजेक्ट रोकने पड़ रहे हैं। एक और बड़ा मुद्दा यह है कि अमेरिका में हर राज्य की अपनी अलग पॉलिसी है, यानी फेडरल गवर्नमेंट से कोई स्पष्ट नेशनल स्ट्रेटजी मिलती ही नहीं, जिससे क्लीन एनर्जी कंपनियां लगातार भ्रमित रहती हैं। और जब कोई बड़ा बाजार इतना अनस्टेबल हो जाए तो कंपनियां विकल्प तलाशने लगती हैं। यही वजह है कि अब जर्मन कंपनियां और यूरोपीय निवेशक अमेरिका से ध्यान हटाकर कनाडा की ओर बढ़ रहे हैं। फोल्क्सवैगन, जो दुनिया की सबसे बड़ी ऑटो कंपनियों में से एक है, अब यूरोप के बाहर अपना पहला मेगा बैटरी प्लांट बना रही है, और वो भी ओंटारियो, कनाडा में। ये कोई छोटा मोटा प्रोजेक्ट नहीं है। यहां सिर्फ डायरेक्ट तौर पर 3000 से ज्यादा लोगों को नौकरी मिलेगी और इनडायरेक्ट रूप से करीब 30,000 नई नौकरियां पैदा होंगी, जैसे सप्लायर, ट्रांसपोर्ट, कंस्ट्रक्शन और लोकल बिजनेस तक सभी को फायदा होगा। अब सवाल है, वोल्क्सवैगन ने यह इन्वेस्टमेंट कनाडा में क्यों किया? उसके पीछे है जर्मनी कनाडा हाइड्रोजन अलायंस, एक ऐसा समझौता जिसमें जर्मनी और कनाडा मिलकर क्लीन एनर्जी यानी हाइड्रोजन और ग्रीन टेक्नोलॉजी में साथ काम कर रहे हैं। जर्मनी अब चाहता है कि उसकी कंपनियां ऐसे देशों में इन्वेस्ट करें जहां पॉलिसी क्लियर हो, नियम लंबे समय तक एक जैसे रहें और सरकार का रवैया बिजनेस फ्रेंडली हो।
यही कारण है कि सीमेंस और गोल्डबेक सोलर जैसी और भी जर्मन कंपनियां अब अमेरिका की जगह कनाडा में ज्यादा इन्वेस्टमेंट कर रही हैं, क्योंकि वहां का माहौल स्थिर है, नेता बार बार फैसले नहीं बदलते और कंपनियों को भरोसा होता है कि अगर एक बार कोई प्लान बना तो वो अगले 5 से 10 साल तक वैसा ही चलेगा। अब जब हम अमेरिका की बात करते हैं तो वहां की पॉलिसी लगातार बदलती रहती है। कभी टैरिफ बढ़ जाते हैं, कभी टैक्स क्रेडिट हटा दिए जाते हैं, कभी इमिग्रेशन रोक दी जाती है। इसी अनिश्चितता के कारण अब जर्मनी सिर्फ कनाडा ही नहीं, भारत, ब्राजील और चीन जैसे देशों की तरफ भी ध्यान दे रहा है। भारत में स्टार्टअप्स को बढ़ावा मिल रहा है, ब्राजील में ग्रीन एनर्जी के लिए शानदार अवसर हैं और चीन में पहले से ही लॉन्ग टर्म इंडस्ट्रियल पॉलिसी है जो विदेशी कंपनियों को प्लानिंग में मदद देती है। और अगर बात करें चीन की, तो वो पीछे नहीं है। वो खुद बड़े पैमाने पर बैटरी और ग्रीन एनर्जी प्रोजेक्ट्स में इन्वेस्ट कर रहा है और अपने बाजार को इतना मजबूत बना रहा है कि यूरोप की कंपनियां अब उसकी तरफ आकर्षित हो रही हैं। यानी आज की दुनिया में सिर्फ मार्केट नहीं, नीतियों की स्थिरता, सरकार की विश्वसनीयता और लंबी सोच सबसे बड़ा इन्वेस्टमेंट फैक्टर बन चुकी है। जब पूरी दुनिया पॉलिटिकल अस्थिरता, बदलती नीतियों और इन्वेस्टमेंट में गिरावट से जूझ रही है, तब भारत ने चुपचाप एक ऐसा माहौल बना लिया है जहां इंटरनेशनल कंपनियां तेजी से अपने प्रोजेक्ट शिफ्ट कर रही हैं। भारत ने क्लाइमेट कमिटमेंट्स को सख्ती से फॉलो किया, पॉलिसी में स्थिरता बनाए रखी, लॉन्ग टर्म क्लियर रोड मैप दिया और इंटरनेशनल कंपनियों को भरोसा दिया कि यहां पॉलिटिक्स से ज्यादा प्लानिंग चलती है। यही वजह है कि अडानी, रिलायंस, टाटा जैसे इंडियन ग्रुप अब सिर्फ भारत में ही नहीं बल्कि इंटरनेशनल लेवल पर भी रिन्यूएबल सेक्टर में मुकाबला कर रहे हैं। साथ ही भारत ने पीएलआई जैसी स्कीमें लॉन्च की जिससे सोलर मॉड्यूल्स, बैटरी स्टोरेज, इलेक्ट्रिक व्हीकल और ग्रीन हाइड्रोजन में भारी निवेश आया। सिर्फ 2023 में भारत के क्लीन एनर्जी सेक्टर में $20 बिलियन से ज्यादा का इन्वेस्टमेंट हुआ और अगले 5 सालों में यह 150 बिलियन डॉलर तक पहुंच सकता है। भारत अब सिर्फ प्रोड्यूसर नहीं, एक्सपोर्टर भी बनने की दिशा में है। इंडियन सोलर मॉड्यूल्स, बैटरियां और ग्रीन हाइड्रोजन गल्फ, अफ्रीका और साउथ ईस्ट एशिया में एक्सपोर्ट होंगे। और यह इसलिए संभव हुआ क्योंकि भारत ने गवर्नेंस को शॉर्ट टर्म पॉलिटिक्स से ऊपर रखा। उधर चीन ने 2025 में दुनिया की सबसे बड़ी फ्लोटिंग विंड टर्बाइन लॉन्च कर दी है जो अकेले 60,000 टन कार्बन एमिशन बचा सकती है। यानी चीन अब सिर्फ जमीन पर नहीं, समंदर में भी क्लीन एनर्जी की रेस जीतने की तरफ बढ़ रहा है। और अमेरिका, जो कभी ग्रीन एनर्जी रेस में सबसे आगे माना जाता था, अब धीरे धीरे पीछे होता जा रहा है। क्लीन एनर्जी अब सिर्फ एनवायरनमेंट या जलवायु का मुद्दा नहीं है, यह अब ग्लोबल इकोनॉमी, डिप्लोमेसी और पावर बैलेंस का हिस्सा बन चुका है। कौन सा देश आगे होगा, कौन पीछे, यह अब इस बात से तय होगा कि किस देश की पॉलिसी कितनी भरोसेमंद और स्थिर है। अगर अमेरिका सच में चाहता है कि वह रिन्यूएबल एनर्जी का ग्लोबल लीडर बने, तो सिर्फ विंड फार्म्स और सोलर पैनल लगाने से कुछ नहीं होगा। उसे इंटरनेशनल कंपनियों को यह यकीन दिलाना होगा कि अगली सरकार आते ही पॉलिसी पलट नहीं जाएगी, सब्सिडी अचानक खत्म नहीं कर दी जाएगी और टैरिफ अब एक पॉलिटिकल हथियार नहीं बनेगा। क्योंकि टेक्नोलॉजी चाहे कितनी भी एडवांस हो, इन्वेस्टमेंट वहीं जाएगा जहां माहौल स्थिर हो और सरकार भरोसे के लायक लगे। आज की दुनिया में जहां हर देश ग्रीन एनर्जी को फ्यूचर मान चुका है, वहां अमेरिका अगर अपने घरेलू राजनीतिक हालात को ठीक नहीं करता, तो वह सिर्फ अरबों डॉलर का इन्वेस्टमेंट ही नहीं, अपनी ग्लोबल लीडरशिप भी खो देगा। क्योंकि कंपनियां अब नई जगहों की तरफ देख रही हैं, जहां पॉलिसी लॉन्ग टर्म हो, जहां सरकार बदलाव के नाम पर धोखा न दे और जहां सिर्फ वादे नहीं, ठोस एक्शन मिले। अगर आप दुनिया के ऐसे बड़े और दिलचस्प बदलावों के बारे में जानना चाहते हैं जो वैश्विक सत्ता के समीकरण को बदल रहे हैं, तो मेरी लेटेस्ट वीडियो जरूर देखें जिसमें बताया गया है कि कैसे हंगरी का बड़ा और साहसिक कदम पूरे यूरोप को चौंका रहा है। लिंक स्क्रीन पर है, उसे क्लिक करना न भूलिएगा। वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और इसे अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर करें ताकि वो भी इन अहम जानकारियों से अपडेट रह सकें। धन्यवाद।